राजनीति या इस जगह जो बैठता है वो डिसीजन मेकिंग की पावर में रहता है। वहीं फिर मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा जो कि 2017 में था। एक चीज़ समझ में आई कि महिलाएं हर जगह एक तरीके की समस्याओं का शिकार हो रही हैं। डमी तो इस्तेमाल कर ही रही है भाजपा राजनीति में महिलाओं की। हम अपने यूनिवर्सिटी का अगर अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बना देते हैं, इट मीन्स इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों नेताओं के रास्ते खुले हैं कि आपने केवल मुझे एक मुस्लिम महिला सोच के उस पूरी रेस से ही बाहर करा। मतलब राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, राइट? आप मतलब यही बात कहना चाहते हैं। हर पिंक टॉयलेट हमेशा साफ और ताले से बंद नहीं मिलेगी कि जो लाडली बहना का झुंझुना हमें पकड़ा दिया गया है वो केवल वोट बैंक बटोरने का एक जरिया है। तो इनके घर की बेटियां जो विदेशों में पढ़ती हैं उन्हें भी क्या ये 1200 रुपये भेजते हैं? उनके सशक्तिकरण में केवल 1200 रुपये खर्च हो रहा है। और ये कहूँ कि 21 बच्चों के हत्यारे वाली सरकार को कभी नहीं सपोर्ट करें। एक लड़की को उसके माता पिता पत्रकारिता पढ़ने दूसरे शहर भेजते हैं और एक बहुत ही छोटे से शहर मध्य प्रदेश के छतरपुर से निकलकर भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वो पत्रकारिता की पढ़ाई करती है। और पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद अचानक झुकाव राजनीतिक दल की ओर जाता है और राजनीतिक दल वो जिस दल के वोट हर दिन कम हो रहे हैं। सदफ खान हमारे साथ हैं, भारतीय युवा कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजनीति क्यों और राजनीति के बाद कांग्रेस में शामिल क्यों हुई। सदफ, राजनीति में पत्रकारिता जैसे कैरियर को चूज करने के बाद छोड़ना और फिर राजनीति में शामिल होना आखिर क्यों? जी, अगर मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने अपने गांव में, घर में पंचायत स्तर की राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है। और उस समय से मुझे एक समझ ज़रूर आई कि राजनीति या इस जगह जो बैठता है वो डिसीजन मेकिंग की पावर में रहता है। और वो गांव के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हों, बच्चों के मुद्दे हों, उस पर कुछ तो वो ऐसे करता है। तो बस इस समझ के साथ 10वीं तक शायद क्लियर हुआ कि मुझे राजनीति चुननी है। समाज सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं जो लोग करते हैं, लेकिन मेरा रास्ता राजनीति से गया क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग पावर को उस तरीके से महसूस करती हूँ कि जब तक आप एज अ महिला उस जगह नहीं जाएंगे, आप महिलाओं के लिए, आप युवाओं के लिए जो करना चाहते हैं, आप शायद उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो एक तो पारिवारिक तरीके से ये थोड़ा होप मिली। वहीं फिर मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा जो कि 2017 में था, छतरपुर के महाराजा कॉलेज से। और उसके बाद फिर समय बीतता गया और पत्रकारिता की पढ़ाई की, समझा कि राजनीति और मीडिया का क्या तालमेल है। और उसके बाद मध्य प्रदेश को जानने की कोशिश की, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के संगठनों को, यहाँ के अलग अलग आदिवासी जो बेल्ट हैं, बटे हुए हैं, उसको भी समझा। और इस बीच एक चीज़ समझ में आई कि महिलाएं हर जगह एक तरीके की समस्याओं का शिकार हो रही हैं। तो महिला राजनीति पर मुझे काम करना है, महिला मुद्दों पे काम करना है और महिला केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देते हुए काम करना है। तो 2022 के पंचायती चुनाव में मैंने हिस्सा लिया और फिर मैंने सरपंच का चुनाव अपने ग्राम पंचायत पनौठा बिजावर विधानसभा से लड़ा। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही क्यों चुना? जी, कांग्रेस को मैं जितना पढ़ पाती हूँ, जितना समझ पाती हूँ या फिर सुना है जो मैंने अपने परिवारों के बुज़ुर्गों से या अपने आसपास के लोगों से, वो बहुत अलग प्रकार का है जो आज की वर्तमान स्थिति में जो सरकार है उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। एक चीज़ प्रैक्टिकली अगर देखी जाए तो हम युवा पीढ़ी बड़े हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 22 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के रहते हुए ही हम मैच्योर हुए, बड़े हुए और हमने ये समझा देखा कि किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस की राजनीति जो उस समय संघर्ष के दौर में शुरू हुई, उसमें और इसमें किस तरीके का बड़ा अंतर है या भेद है। जब वहाँ पे राजनीति की शुरुआत हो रही थी तो लोगों के लिए हो रही थी, लोगों के संघर्ष के लिए हो रही थी, उनकी आम जिंदगी को एक बेहतर तरीके से बनाया जा सके इस सोच और इस विचारधारा के साथ हो रही थी, सर्वोदय के साथ हो रही थी। लेकिन आज की जो राजनीति है उसको हम जो देख रहे हैं इतने 20 साल से, वो केवल धर्म पर हो रही है,
वो भेदभाव पे हो रही है, वो डराने धमकाने पे हो रही है। तो एक चीज़ ये क्लियरली समझ आई कि कांग्रेस एटलीस्ट लोगों का सोचती है, लोगों को स्पेस देती है, मुद्दों को समझती है, तो ये भटकाने का काम नहीं करती, जो कि इतना किताबों में लिखा है, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से जो हिस्ट्रीज़ को जाना है, देखा है। लेकिन बीजेपी आज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रही है, इवन जो 3 दिन से जंतर मंतर पे चल रहा है, वो बीजेपी की सच्चाई है। तो ये महसूस हुआ कि नहीं, ये मेरी पार्टी या ये मेरी विचारधारा कभी नहीं हो सकती। मेरी विचारधारा उसी तरीके की सर्वोदय की है, जो महिलाओं को लेकर चले, जो बच्चों के लिए सोचे, जो इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति भी की है, और छात्र राजनीति के क्या अनुभव महसूस किए थे उसमें? जी, जो शुरुआत हुई थी बहुत न्यूट्रल तरीके से हुई थी कि मुझे चुनाव लड़ना था और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। तो मैं अपनी क्लास से मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म डाला। बाकी साथियों को भी, खासकर लड़कियों को एज अ टीम लेकर चलने का एक जज्बा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां चुनाव लड़ें। तो हम कम से कम 40 साथी ऐसे थे, 60 ऑलमोस्ट कॉलेज में लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 40 हमने लड़कियां पार्टिसिपेशन में पहली बार आई थी महाराजा कॉलेज में। तो उस समय ईवीपी और एनएसयूआई अपने अपने कैंपेन कर रही थी कैंपसेस में, दोनों ने रीच आउट किया। ऑफ कोर्स ईवीपी में कुछ साथी ऐसे रहे हैं जो एक मेरे अच्छे जूनियर सीनियर के रूप में देखे जा सकते हैं। थोड़ी बहुत 2-4 लोगों का फ्रेंड सर्किल भी कहीं ना कहीं उसी तरीके की विचारधारा को बिलोंग करता था। ये 2017 की बात है। तो वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस पार्टी से ज्वाइन कर लो और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकती हो। लेकिन जब मैंने उस पर बात की, मैंने अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बात की कि आज मेरे पास वोटिंग पावर में 40-45 लोग ऐसे हैं जो मुझे एज अ प्रेसिडेंट आगे ले जाने को तैयार हैं। देन एवीपी के लोग मुझे ये कन्विंस कर रहे थे कि आप कोई और पोस्ट ले लो, बतौर मुस्लिम, बतौर महिला। मतलब ऑफकोर्स आरक्षण था तो एक डमी तो इस्तेमाल कर ही रही है भाजपा राजनीति में महिलाओं की, लेकिन उनका तरीका जो ये था कि तुम एक मुस्लिम हो तो इसलिए ईवीपी बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस की पार्टी है, इस नाते हम आपको प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आगे नहीं ले जा सकते। ये आप गलत समझो, सही समझो, जिस वे में समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अपने यूनिवर्सिटी का अगर अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बना देते हैं, इट मीन्स इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों नेताओं के रास्ते खुले हैं। तो ये हमारे लिए एकदम पॉसिबल नहीं है। आप कोई और चीज़ का चुनाव कर लो जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो क्या उसके बाद आप छात्र संघ के अध्यक्ष बन पाई यूनिवर्सिटी की? नहीं, मैंने फिर भी अपना फॉर्म डाला। फॉर्म में मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि मेरी उसी मार्कशीट से इन्होंने मुझे 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर तक का एडमिशन दिया। मैं फॉर्म बाकायदा अपना अंदर सबमिट करके आई, साइन हुए, सारा प्रोफाइलिंग हुआ। अचानक से आधे घंटे बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि मेरा फॉर्म इसलिए रिजेक्ट करा जाता है क्योंकि मैंने उसमें डुप्लीकेट मार्कशीट लगाई थी। अभी इनका ये कहना है कि मैंने जो डुप्लीकेट मार्कशीट लगाई वो तो मुझे कॉलेज से ही मिली थी ना, वो मुझे कॉलेज वालों ने दी थी। हाँ, मेरी मार्कशीट खोई थी एक समय, मैंने कॉलेज में अप्लाई किया उस चीज़ को दोबारा, इन्होंने मुझे एक मार्कशीट दी। उस मार्कशीट से मुझे अपने अगले साल के सेमेस्टर में एडमिशन मिला और वो मार्कशीट अगले 3 सेमेस्टर तक चलती रही। लेकिन अचानक चुनावी प्रक्रिया में उस मार्कशीट को इन्होंने अवैध खारिज कर दिया और मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया गया। और ये राजनीतिक रूप से हुआ। ये बिल्कुल चाहे आप धर्म की राजनीति इसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा नमूना है, लेकिन ये है धर्म की राजनीति है कि आपने केवल मुझे एक मुस्लिम महिला सोच के उस पूरी रेस से ही बाहर करवा दिया। खास करके राजनीति में कहा जाता है कि अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, और उसके बाद एक महिला होने के नाते क्या महसूस किया कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करते हुए? क्या दिक्कतें आई, या जिस तरह के आरोप या जिस तरीके के चरित्र हनन की बातें सामने आती हैं उनको लेकर के आप क्या मानती हैं? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई? देखिए, आपका पहला सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ कि मतलब राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, राइट? आप मतलब यही बात कहना चाहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग हाँ, कहते मतलब हैं। वही लोग कहते हैं राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये बात तो मैं बिल्कुल पर्सनली भी नहीं मानती, और ये सामूहिक तौर पे भी मैं हर एक लड़की और महिला से कहना चाहती हूँ, राजनीति वो है जिसने हमारी ज़िंदगी के फैसले किए हैं। तो आज वो समय है कि हमें आके उस राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए और सड़क से लेकर संसद तक उन डिसीजन मेकिंग पावर्स में पहुंचना चाहिए जो हमारे फैसले करती है, जो ये बताती है कि बलात्कार हो जाने पे FIR होगी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य
अगर किसी भी तरीके से बिगड़ता है तो हमें मुफ्त इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, हम चूल्हे में रोटी बनाएंगे या गैस में बनाएंगे, ये राजनीति अगर हमारे लिए तय कर रही है तो ये हमारा हक है कि हम उन टेबलों पे बैठें और ये तय करें कि सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं को फ्री मिलेगा। हर पिंक टॉयलेट हमेशा साफ और ताले से बंद नहीं मिलेगी, ये हमारा अधिकार है। हम वहाँ तक पहुँचें और ये तय करें कि देश की महिलाओं के हित में जो बजट तय होगा वो हमारी अपनी आशाओं के अकॉर्डिंग होगा, ना कि किसी पुरुष जो उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को, उन एक्सपेक्टेशन को महसूस ही नहीं करता, वो हमारे लिए डिसीजन ले रहा है। तो राजनीति एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसमें हम जैसे लोगों का, आप जैसी तमाम महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुरुषों का नहीं पता, लेकिन जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं कि खुद तो राजनीति कर रहे हैं और दूसरों को ये पार्ट दे रहे हैं, तो ये उनके लिए ज़रूर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ओपन स्पेस है और वी आर देयर टू सेव यू। खास करके अगर पिछले 10 सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के उत्थान को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, जैसे अब 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में लेकर के जा रहे हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, इसे लेकर के आप क्या मानते हैं? सर, आप खुद पत्रकार हैं और लगातार इस तरीके की कवरेज करते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला हिंसा को लेकर हमारे प्रदेश का स्थान कौन सा है। क्राइम रेट में ऑल ओवर हमारे मध्य प्रदेश किस तरीके से पूरे देश में हमारा नाम कर रहा है। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लाडली बहना का झुंझुना हमें पकड़ा दिया गया है वो केवल वोट बैंक बटोरने का एक ज़रिया है। लेकिन अब महिलाएं देख रही हैं, अब बच्चे जान रहे हैं, अब जो युवा हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो ये समझ रही हैं कि किस तरीके से केवल इन्होंने वो वोट बनाने और लोगों को भटकाने का काम करते हुए ये सारी महिलाओं को सशक्त करने की जो इतनी सारी ढकोसले वाली योजनाएं चलाई हैं वो ज़मीन पे बिल्कुल नहीं है। आज महिलाएं पिट रही हैं, जल रही हैं, मार दी जा रही हैं, फेंक दी जा रही हैं और बलात्कार हो जा रही हैं। और ये इसी मध्य प्रदेश की है जहाँ ये लाडली बहनाओं को 1200 रुपये में ये कहते हैं कि तुम सशक्त हो जाओ। तो इनके घर की बेटियाँ जो विदेशों में पढ़ती हैं उन्हें भी क्या ये 1200 रुपये भेजते हैं? उनके सशक्तिकरण में केवल 1200 रुपये खर्च हो रहा है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जो लड़कियां यहाँ पे बैठे हैं वो पूरी ताकत के साथ और अपने अधिकारों के साथ बैठे हैं, जो संविधान हमें देता है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें दिलाए हैं और जो जिसकी ललक है वो कांग्रेस पार्टी ने हमें जगाई है कि हमारे अधिकार हैं और इसके लिए हमें लड़ना होगा। आपने कहा कि भाजपा महिलाओं को वोट बैंक समझ रही है। बिल्कुल। एक समय कांग्रेस भी मुस्लिमों को वोट बैंक समझकर तुष्टीकरण की राजनीति करती आई। दोनों के वोट बैंक और तुष्टीकरण में क्या फर्क नजर आता है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कभी किसी को वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं समझती है। कांग्रेस ने हमेशा जो लोगों को बढ़ावा दिया है वो संवैधानिक तौर पे दिया है और संविधान हमें ये सिखाता है कि इस देश का हर जाति, वर्ग, भेद और लिंग का व्यक्ति समान है। हाँ, कांग्रेस के रहते हुए कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा हावी नहीं थी जिस तरीके से आज अखंड भारत की बात करके एक पर्टिकुलर धर्म को हावी करके जो देश का माहौल भटकाने की कोशिश की है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से जो जंतर मंतर पे दिख रहा है वहाँ कोई नहीं बता सकता कि कौन सा बच्चा किस धर्म से आता है, कौन सी लड़की किस धर्म से आती है। और आप जंतर मंतर की क्या बात बोलें, आपके इंदौर के भंवर कुआं पे भी देख लीजिए कि जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट में इतनी हज़ारों आवाज़ें अलग अलग धर्म और वर्ग की निकल रही हैं, वो ये लड़कियां साबित करती हैं, वो ये युवा साबित करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। हम बीजेपी की इस तरीके की राजनीति को, लोगों को बांटने की राजनीति को, बच्चों के साथ इतना बुरा अत्याचार करने वाली राजनीति को, उनके भविष्य बर्बाद करने देने वाली राजनीति को, और ये कहूँ कि 21 बच्चों के हत्यारे वाली सरकार को कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। राजनीति में अपने बेबाकपन और मुखरता को आप बनाए रखें और आने वाले दिनों में सफलता के नए सोपान छुएं, यह शुभकामनाएं। थैंक यू। और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप खबर नेशन को देखते रहिए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।